हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। शुरू करते हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में मैं आपको फ्रेडरिक सोर्यू की पिक्चर के बारे में बता चुकी हूँ और जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले की वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, आज नेशनलिज्म यूरोप की जो फर्स्ट यूनिट है उसको पढ़ते हैं। बहुत सिंपल है और आपको ये भी समझना पड़ेगा। देखो, एनसीईआरटी ने ना पूरे चैप्टर में अलग अलग देश हैं, हमें अलग अलग देशों की यात्रा करनी है। हमें जर्मनी, इटली, हैम्सबर्ग एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, बल्कन सब पढ़ना है। लेकिन फर्स्ट यूनिट में सबसे पहले क्या रख दिया? फ्रांस रख दिया। क्यों भाई, फ्रांस को सबसे पहले क्यों रख दिया? तो आपको ये बात नोटिस करनी पड़ेगी कि पूरे यूरोप में एक फ्रांस ऐसी कंट्री है जो रिच रिसोर्सफुल है, ठीक है, पावरफुल है। अगर फ्रांस में कोई भी चीज़ होगी, अगर फ्रांस में ऑटोक्रेटिक मोनार्की है तो पूरे विश्व पर, यूरोप पर स्पेशली असर पड़ेगा। यूरोपियन कंट्री क्या फॉलो करने लगेंगे? ऑटोक्रेटिक मोनार्की। अगर फ्रांस लड़ेगा किसके लिए? नेशनलिज्म के लिए, तो सारी कंट्रियां लड़ने लगेंगी नेशनलिज्म के लिए। अगर फ्रांस कंजर्वेटिव्स के अंदर है तो कंजर्वेटिव, फ्रांस डिक्टेटर्स के अंदर है तो डिक्टेटर्स। समझ में आया? तो फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो पूरे यूरोप को प्रभावित करता है। तो इसीलिए एनसीईआरटी ने सबसे पहले यूरोप में सबसे पहली यूनिट के अंदर रख लिया है फ्रांस को। तो ठीक है, आप सब फ्रांस को पढ़ने के लिए तैयार हैं और फ्रांस को घूमने के लिए भी तैयार हैं। जब आप प्रोफेशनल बनेंगे, ठीक है, कभी जाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर फ्रांस को थोड़ा सा घूम लेते हैं। ठीक है, सी द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। यानी अगर पूरे यूरोप में सबसे पहले कहीं पर नेशन स्टेट की भावना उठी है, आवाज उठी, तो पूरे यूरोप में सबसे पहले उठी फ्रांस में। आपने 9th क्लास में इस बात को पढ़ा है। 1789 में लुइस 16 के खिलाफ फ्रांस में लोगों ने लड़ाई करी और फ्रांस एक नेशन स्टेट बना। तो बस एक नंबर के क्वेश्चन है, कभी पूछ भी लेते हैं, ठीक है, कि पूरे यूरोप के अंदर सबसे पहले फर्स्ट टाइम नेशन स्टेट का जो एक्सप्रेशन है, ये आवाज कहाँ से उठी है? तो ऑफ कोर्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से उठी है। ठीक है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ कब है? 1789 में हुआ है। फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिंपल सा रिजल्ट और इम्पैक्ट क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड द ट्रांसफर ऑफ सोवर्निटी फ्रॉम द मोनार्की। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस क्या था? अंडर मोनार्की, राजाओं के अंडर था। सिंपल सी बात है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? सोवर्निटी। व्हाट पीपल वांट इन फ्रांस, क्या चाहते थे? सीधी सी बात है, सोवर्निटी चाहते थे। व्हाट डू मीन बाय सोवर्निटी? जहां पर किसी कंट्री के अंदर हेड इलेक्टेड बाय पीपल, नॉट हेडिटरी रूलर्स, कि राजा का बेटा राजा हो गया। नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं। सोवर्निटी में होता है इलेक्टेड रूलर्स होंगे, किसी राजा का बेटे को राजा नहीं बनाया जाएगा कि हाँ ठीक है, चाहे उसमें काबिलियत है या नहीं है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड कि फ्रांस में क्या होता था। फ्रांस में पहले मोनार्की सिस्टम था, राजाओं का शासन था, अनलिमिटेड पावर दे यूज। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1789 में हुआ। और इस क्यों हुआ? जनता क्या चाहती थी? सोवर्निटी पे टर्न होना चाहती थी, स्टैब्लिश करना चाहते थे सोशल एंड डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट एज कंपेयर टू मोनार्की। मोनार्की से छुटकारा पाना चाहते थे। आ गया होगा आपको ये बात समझ में। अब आप आगे चलो। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। आप इमेजिनेशन करो आपके देश में भगत सिंह, जिन्हें सिर्फ ये समझ में आता है कि वट एवर एजेंडा एंड द गोल दे सेट ना, हमें ये पूरा करना ही है, ठीक है, किसी भी हालत में पूरा करना है, तो वो होते हैं क्रांतिकारी। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस could create a sense of collective amongst the French people। कहने का मतलब क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टुक वेरियस स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज टू क्रिएट कलेक्टिव सेंस बिटवीन फ्रेंच पीपल। लोगों में एकता की भावना को पैदा करने के लिए रेवोल्यूशनरीज ने क्या क्या किया। आपको बढ़ाने के लिए हम क्या क्या करते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर? कभी पेरेंट्स को बोल रहे हैं, कभी आपको डांट रहे हैं, कभी आपको प्यार से समझा रहे हैं। तो इन दिस क्वेश्चन ये 5 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई पूछता है कि व्हाट वर द स्टेप टेकन बाय रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट कलेक्टिव सेंस बिटवीन फ्रेंच पीपल। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या क्या कर दिया।
द आइडियाज ऑफ द ला पेट्राइट, आप जैसे चाहे इसे प्रोनाउंस कर लेना, ये इंग्लिश का शब्द नहीं है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब होता है फादरलैंड। जैसे आप अपने देश की जो भूमियों से कहते हैं पितृभूमि नहीं कहते हैं उसको, आप क्या कहते हैं, मातृभूमि, ठीक है, मदरलैंड। तो फ्रांस में रेवोल्यूशनरीज ने कैसे इंट्रोड्यूस करा फ्रांस की लैंड को एज अ फादरलैंड, कि ये हमारी पितृभूमि है, हमें इसकी रक्षा करनी है, हमें मिलकर रहना है, ठीक है। उसके बाद सिटीजन, ये भी फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है सिटीजन। ये दोनों वर्ड्स को आप साथ में जोड़ दो, सिंपल सी बात है, दिस आइडिया स्प्रेड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज बिटवीन फ्रेंच पीपल कि वी बिलोंग फ्रॉम फादरलैंड एंड वी ऑल आर सिटीजन ऑफ दिस फादरलैंड। आया समझ में कि हम इस पितृभूमि के बच्चे हैं, नागरिक हैं। emphasizes the notion of united community enjoying equal rights under the constitution, ठीक है। रेवोल्यूशनरीज क्या प्रमोट कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरीज एम्फेसिस्ट प्रोसीडेड दिस थिंग कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सबको वो बराबरी पर अधिकार दिलाना चाहते हैं। A new French flag tricolor was chosen to replace the former royal standard। भैया जब राजा को ही नहीं पसंद करते तो राजा का जो झंडा है उसे अपना लेंगे, जो राजा से रिलेटेड सिंबल होंगे उनको फेंकना पड़ेगा ना। तो जो राजा का रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग है, नाम है ये फ्लैग का, उसको हटा दिया, उसकी जगह पर ट्राई कलर न्यू फ्लैग अपनाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ऐसा किया। क्लियर, ये बात आपको समझ में आई होगी। एस्टेट, अच्छा बच्चे प्रोनाउंस करते हैं इसे स्टेट, स्टेट नहीं, स्टेट राज्य हुआ, एस्टेट बड़ी बड़ी जमीनें। एस्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड एज अ नेशनल असेंबली। आपके देश में पार्लियामेंट है, कानून बनाए जाते हैं, तो जहां पर डिस्कशन होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके लिए कानून बनाते हैं, वो जगह क्या हुई, स्कूल, कॉलेज, आपके लिए पार्लियामेंट, उस जगह का नाम रख दिया पार्लियामेंट। तो इसी तरीके से जहां पर राजा और उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों के लिए कानून बनाते थे उसे कहते थे एस्टेट जनरल। अब भाई राजा को ही नहीं पसंद करते तो राजा की जो पार्लियामेंट है जिसे एस्टेट जनरल कह रहे हैं, तो रेवोल्यूशनरी उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो एस्टेट जनरल का रीनेम कर दिया गया, नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली। हिम्स, देशभक्ति के गाने, अगर आपको भगत सिंह से रिलेटेड, आपको झांसी से रिलेटेड गाने सुनाए जाने तो आपका खून खौल जाएगा। अरे अभी स्कूल कॉलेज सब छोड़ दोगे, अभी मुझे देश के लिए कुछ करना है, पता चता कुछ है नहीं, आप चल दोगे। तो जो हिम्स होते हैं, जो भजन होते हैं, जो देशभक्ति के लिए गाने गाए जाते हैं, वो लोगों में जुनून भर सकते हैं। तो रेवोल्यूशनरीज ने क्या करा, नए नए फादरलैंड के नाम पर हिम्स बनाए, कंपोज करे, नए नए गाने बनाए। ओथ टेकन, तो वो क्या करा उन्होंने, ओथ टेकन, शपथ दिलवाई, ठीक है, फ्रांस के नाम पर कि हमें अपनी पितृभूमि की रक्षा करनी है, उसके नाम पे देशभक्ति गाने बनाए। और बेटा ये वर्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान न्योछावर करना, कॉमीमोरेटेड, कॉमीमोरेटेड इट मीन्स जान न्योछावर करना देश के नाम पर। तो आप इस बात को समझो, रेवोल्यूशनरी कर क्या रहे हैं कि लोगों में एक जुनून भर रहे हैं, देशभक्ति के गाने बना रहे हैं, देश के नाम पे ओथ शपथ दिलाई जा रही है कि हमें देश की रक्षा करनी है, और अगर हो सके, अगर तैयार हमें रहना है जान न्योछावर करने के लिए भी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। A centralized administrative system was input। अच्छा देखो, ये आपको फीलिंग कनेक्ट करने के लिए है कि ये कहना कि आप फादरलैंड से रिलेटेड हैं, आप इसके नागरिक हैं, आप इसके बच्चे हैं, ठीक है। ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस कर दिया और राजा का जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग है उसको हटा दिया। जो राजा की असेंबली है, जो एस्टेट जनरल है, जहाँ नियम बनाए जाते हैं, उसको उसका नाम बदल दिया, उसी में रहने देते, लेकिन राजा के अस्तित्व को मिटाना है ना, तो उसको भी हटा दिया और उसकी जगह पे क्या नाम रख दिया एस्टेट जनरल का, नेशनल असेंबली। बट आपको ये दिखाई दे रहा है, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दिस इज फॉर आफ्टर रेवोल्यूशन, ठीक है, बहुत बड़ा डिसीजन है। सेंट्रलाइज प्लानिंग, कि एक जैसा सिस्टम हो, सेंट्रलाइज केंद्रित, चारों तरफ एक जैसा। डिसेंट्रलाइज होता है विकेंद्रीयकरण, बटा हुआ, कहीं कुछ और नियम है और फ्रांस के किसी एक क्षेत्र में कोई और नियम है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग करेंसी, फिर होने दो ड्रामा।
अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी तो संभालना मुश्किल हो जाता है, और इकोनॉमिकली तो डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, सेंट्रलाइज प्लानिंग होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लॉन्च किया, ठीक है, और फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ, फ्रांस के लोगों के लिए एक जैसे कानून, ये भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए कानून अलग और जो गरीब लोग हैं उनके लिए कानून अलग। तो फिर जो गरीब लोग हैं माइनॉरिटीज में, दे फील सप्रेस, कन्फ्लिक्ट तो होंगे, फिर होने दो ड्रामा। तो इस सबसे बचने के लिए कि पीपल क्या करें, अच्छा महसूस करें, पीसफुल माहौल उनको मिले, इक्वालिटी रहे, यूनिटी रहे, ठीक है, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, लोगों में जुड़ाव रहे, एकता की भावना रहे, जुड़े हुए रहे, डेवलपमेंट तो तभी होगा ना। इसलिए उन्होंने क्या करा, सेंट्रलाइज प्लानिंग लॉन्च कर दी और यूनिफॉर्म लॉ लॉन्च कर दिए। बात समझ में आ गई कि पूरे फ्रांस में एक जैसे कानून होंगे सभी के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देखो, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर अबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटी क्या होता है? इंटरनल कस्टम ड्यूटी होता है गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स। अगर आप पता है इकोनॉमिकली एज अ ट्रेडर, एज अ बिजनेसमैन, इफ यू ना ट्रेड सम गुड्स, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाले काम में आप हैं और बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ना टैक्स लगाए उसके ऊपर, तो वो क्या होगा, चीज़ का प्राइस घटेगा या बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। चीज़ों का प्राइस जब बढ़ जाएगा, बहुत महंगी हो जाएंगी, तो सीधी सी बात है वो मार्केट में बिकेंगी भी कम, है ना, तो मुश्किल हो जाएगा व्यापारी के लिए। तो यहां पर क्या एक्शन लिया गया, बहुत अच्छी बात करिए कि अबॉलिश ओवर कस्टम ड्यूटी, अननेसेसरी जो कस्टम ड्यूटीज है उनको खत्म कर दिया गया, ठीक है। ड्यूज वर अबॉलिश, ड्यूज माने टैक्स, अननेसेसरी जो टैक्सेस चीज़ों पे लगते हैं उससे चीज़ें महंगी होती हैं, इकोनॉमिकल स्पेयर में, ट्रेवलिंग में डिफिकल्टीज होती हैं, तो उसके लिए क्या किया गया, ड्यूज को अबॉलिश कर दिया, कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया, यूनिफॉर्म लॉस, पूरे फ्रांस में एक जैसे कानून लगा दिए गए। कुछ आ रहा है समझ में या ऐसे ही चल रही है बात? अगर आप इमेजिनेशन करेंगे, सी, अगर मैं बोले जाऊं और आप सिर्फ उसको ऐसे सुनते जाएं तो नहीं आपको समझ में आएगा। हिस्ट्री मतलब यू एंटर इन इमेजिनेशन, आपको घुसना पड़ेगा कि आप फ्रांस में बैठे हैं, इस क्लास में नहीं है। आप सोचो कि मैं फ्रांस के अंदर हूँ, मैं 18 सेंचुरी में हूँ, ठीक है, जब क्रांति हो गई थी, क्रांतिकारियों ने, मैं उनमें से एक हूँ, क्रांतिकारियों ने कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, लोगों में एकता की भावना पैदा करने के लिए क्या करा। तो एज अ क्रांतिकारी आपने क्या करा, ठीक है, अगर आपने ये सारे स्टेप किए, मैंने करे एज अ क्रांतिकारी ना, लोगों में सेंस, कलेक्टिव सेंस क्रिएट करने के लिए कस्टम ड्यूटीज अबॉलिश कर दिया, यूनिफॉर्म लॉ उन्होंने क्या करा, इंट्रोड्यूस कर दिया, और क्या किया, जो स्टैंडर्ड फ्लैग है राजा वाला उसको हटा दिया, ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जब आप ये इमेजिनेशन कर लेंगे ना कि ऐसा हुआ है, आपकी आंखों के सामने हुआ है, तो आप डैम श्योर आप कभी नहीं भूलेंगे, हो ही नहीं सकता आप भूल जाए। कुछ आई बात समझ में? चलो आगे करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। ये आप देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स, आप एक सोच के बाद देखो, आप भारत में 28 राज्य हैं, ठीक है, गुजरात, अगर आप गुजरात से दिल्ली चलो और हर बार नापने तोलने का जो विधि है, जो मेजरमेंट है वो बदल जाए, आप गुजरात से चले, आपके पास 50 किलो सामान था, तुला वहां पे वो 50 किलो, दिल्ली आके वो 40 किलो तुले, क्योंकि मेजरमेंट के जो यूनिट है, स्टैंडर्ड है, वो बदल जाए, व्यापारी के लिए कैलकुलेशन कितना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट और गेन का हिसाब रखना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने क्या सोल्यूशन निकाला कि यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स, नापने तोलने के लिए एक स्टैंडर्ड। आज भारत के अंदर और ज्यादातर कंट्रियों में एक जैसा ही है ना, अगर आप क्या करते हैं, वजन को किलोग्राम में नापते हैं तो किलोग्राम में ही नापते हैं। बात समझ में आई आपको? मीटर, लीटर, दीज ऑल आर स्टैंडर्ड यूनिट, कि पूरे भारत में इस तरीके से नपेगा कि ये वाले यूनिट है। क्लियर? तो इसी तरीके से फ्रांस में ये बात क्लियर हो गई कि जो यूनिफॉर्म सिस्टम से वेट और मेजर्स होंगे चीजों के, ताकि कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ऑब्स्टेकल क्रिएट ना हो। चलो, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच बिकेम अ कॉमन लैंग्वेज। ये तो ना मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगता है। क्या किया, टू यूनाइट पीपल दे डिस्करेज रीजनल डायलॉग्स। रीजनल होता है लोकल लैंग्वेजेस, आपके देश में देख लो,
22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज दो दो हैं, है ना, तमिल, तेलुगु, उड़िया, मलयालम, ये वो, ये तो नहीं मैं कह सकती क्या कहते हैं सबको मतलब डिसमिस कर दिया जाए, ना बोले, बट दिस इज द सोल्यूशन फाइंड आउट बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज कि फ्रांस में जो बहुत सारी लोकल लैंग्वेजेस, रीजनल डायलेक्ट्स होते होंगे, लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती होंगी, उनको उन्होंने डिस्करेज करा कि भाई आप ये ना बोलें, और सारे लोगों को क्या करा उन्होंने, एनकरेज करा कि सब ज्यादातर किस भाषा को बोलेंगे, फ्रेंच भाषा को बोलेंगे। जब आप सब एक ही भाषा बोलेंगे ना तो यू फील कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल, आप ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। सी imagination this situation कि you are live in North India and you travel in South India and you are not familiar with the regional dialects, आप local languages से comfortable नहीं है और वहाँ तमिल बोल रहे हैं तो फिर तेलुगु बोल रहे हैं तो फिर आप देखो आपका क्या हाल होगा, आपको ऐसा लगेगा मैं विदेश में खड़ा हूँ। और सेम एज इट इज विद साउथ इंडियंस, अगर वो नॉर्थ में आ जाएं और वो अलग अलग भाषा में जो बोलते हैं वो बोलें और आप अपनी हिंदी इनको बोल रहे हैं तो वो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज फाइंड आउट सोल्यूशन कि दे प्रमोट फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, फॉर यूज मैनी पर्पसेस कि आप कुछ भी आपको बोलना है आप इस भाषा में बोलो, और जो रीजनल डायलॉग्स हैं ऐसा नहीं करा कि खत्म कर दिए, उसको डिस्करेज करना है कि आप इसको कम इस्तेमाल करो जो आपकी लोकल लैंग्वेज है। बट व्हाट एज अ टीचर व्हाट आई फील कि जो जितना बच्चे अपने लोकल लैंग्वेज में फ्री होते हैं ना और समझ सकते हैं वो और किसी भाषा में नहीं समझ सकते। प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम हिंदी इस्तेमाल कर लेंगे, इंग्लिश इस्तेमाल कर लेंगे। अगर आप हरियाणा में खड़ना है, जब तक आप हरियाणवी में ना बोलोगे अरे चुप हो जा भाई यहाँ बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है, तब तक उन्हें समझ में नहीं आने वाला कि हम क्या कह रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में बोलोगे ना है सारे शुरू हो जाएंगे। तो लोकल लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लोकल लैंग्वेज से लोग ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, आप अपनी बात बहुत आराम से कह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेशनलिज्म इन इंडिया में पढ़ेंगे। फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं, वी रिकॉल दिस यूनिट, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, अकर्ड इन 1789, 1789 में, आई थिंक 89, हिंदी में मुझे नहीं पता कि 89 कहते हैं 79 कहते हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि 1789 में हुआ। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो रेवोल्यूशन हुआ इसकी डिमांड क्या थी कि जो फ्रांस के लोग हैं वो सोवर्निटी सिस्टम को अपनाना चाहते हैं, ठीक है, प्रभुसत्ता लाना चाहते हैं जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, इक्वालिटी हो, फ्रीडम हो, और मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं। तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वर टेकन डिफरेंट स्टेप्स टू कलेक्ट और क्रिएट कलेक्टिव सेंस बिटवीन पीपल, लोगों में एकता की भावना पैदा करने के लिए फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या किया, तो उन्होंने क्या करा, दे इंट्रोड्यूस फादरलैंड एंड डिक्लेयर कि वी आर सिटीजन ऑफ दिस फादरलैंड, वी बिलोंग फ्रॉम दिस फादरलैंड, ठीक है, वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। उन्होंने क्या करा, ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस करा, और क्या किया उन्होंने, जो वेट और मेजरमेंट है उनको यूनिफॉर्म कर दिया, यूनिफॉर्म लॉ इंट्रोड्यूस कर दिए, सेंट्रलाइज सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो ओवर कस्टम ड्यूटीज़ हैं, अननेसेसरी ड्यूज़ हैं, उनको अबॉलिश कर दिया। और जो देश के नाम पे कि लोगों को जुनून आ जाए, ठीक है, कि वो अपने देश की रक्षा के लिए हर टाइम तैयार रहें, तो देशभक्ति गाने बनाए गए और देश के नाम पे शपथ ली गई। तो दीज ऑल आर स्टेप टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज। आई बात समझ में? सिंपल सी बात है, क्रांतिकारी बन के देखो थोड़ी देर के लिए, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फ्रांस पढ़ना है ना, फ्रांस में लुई 16 तो हैं ही, और भी बहुत सारे राजा हैं, इससे बड़ा करेक्टर कोई नहीं लगता भाई मुझे तो। क्या नाम है? नेपोलियन बोनापार्टा। आपने इन्हें नहीं पढ़ा तो फिर आपने फ्रांस को क्या घूमा जाके, ठीक है। जैसे आप इंडिया आए और आपने महात्मा गांधी और ये भगत सिंह को नहीं पढ़ा तो फिर आपने क्या पढ़ा। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपने फ्रांस को जानना है तो आपको इनको पढ़ना पड़ेगा। इनका नाम है नेपोलियन बोनापार्टा। अगर कमी की बात कर दूं तो डेमोक्रेसी ने बिल्कुल भी नहीं पसंद। व्हेन ही वाज केम इन पावर इन फ्रांस तो ही ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय, डेमोक्रेसी को बिल्कुल नहीं पसंद करते, खत्म कर दिया। चलो कर दिया, लेकिन एक चीज आपको ये मैं आपको बताऊंगी वन बाय वन। लेकिन आप ना ये जो है नेपोलियन बोनापार्टा, इनके बारे में एक बात समझो कि एज अ रिफॉर्मर उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे और उनके मरने के बाद भी पूरे यूरोप ने उन्हें फॉलो किया। अब ये सोच के देखो, ठीक है। अब आप रावण को ले लो,
वैसे तो आप सबको कि राम जी ने रावण को मारा और बहुत सारे क्या कहते हैं उन्होंने गलत करा, ठीक है, लेकिन आप ये बात को समझो कि पूरी दुनिया भी इस बात को मानती है कि उनसे ज्ञानी कोई नहीं था। तो इसी तरीके से हमें नेपोलियन को पढ़ना है। सिर्फ एक अगर नेगेटिव चीज को मैं मान ले हम कि भाई वो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और डेमोक्रेट्स हैं, तो समवेयर ये चीज हमें गलत लगेगी, भाई वो डेमोक्रेसी को हेट करते थे यानी कि गलत करेक्टर है, नहीं। लेकिन जो उन्होंने रिफॉर्म्स करे अपने देश के अंदर, एंड दोज टेरिटरीज वेयर ही कंट्रोल और डिफीटेड, अपने उन्हें जीता और उन्हें भी फ्रांस के साथ मिला लिया, वहां पर भी उन्होंने जो रिफॉर्म्स करे, जो सुधार करे, वो ट्रिमेंडस है, वो पढ़ने वाले हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में ये भी 5 नंबर के लिए आता है, 3 नंबर के लिए आता है, एक एक नंबर के लिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखो जरा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़कर क्या दिमाग लगाएंगे भाई, अभी हम दिमाग लगाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। और छोटा कर लो, नेपोलियन, सरनेम नहीं याद हो रहा आपसे, कोई बात नहीं, नेपोलियन तो याद रहेगा, बड़ा हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, ठीक है। चलो इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ यूरोप। अच्छा, नेपोलियन से पढ़ने से पहले हमें एक चीज और पढ़ना पड़ेगा, वो है फ्रांस रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट। किसी भी चीज के इम्पैक्ट जरूर होते हैं। अब मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, या तो आपको समझ में आएगा और या आपको समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है, लेकिन इम्पैक्ट जरूर जाएगा, या तो आपको अच्छा लगा या आपको अच्छा नहीं लगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर चीज का इम्पैक्ट होता है। आई बात समझ में? तो वही चीज अब मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो मैंने अभी बताया, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी ने जो इतने सारे स्टेप लिए लोगों में कलेक्टिव सेंस क्रिएट करने के लिए, उसके बाद फ्रांस का क्या ये रेवोल्यूशन है, इसका क्या असर हुआ। रेवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस डिक्लेयर्स, ठीक है, क्या करा उन्होंने डिक्लेयर कि वी हेल्प टू अदर यूरोपियन कंट्री, ठीक है, टू बिकेम लिबरल, टू बिकम व्हाट दे गेट लिबर्टी। कहने का मतलब ये है कि फ्रांस के क्रांतिकारियों ने मैसेज पूरे यूरोप में फैला दिया कि हम अलग अलग कंट्रियों की मदद करेंगे उन्हें भी आजाद करने के लिए। किस चीज से आजादी चाहिए? फ्रॉम डेस्पोटिज्म, फ्रॉम मोनार्की सिस्टम। आई बात समझ में कि दिस इज द बिगेस्ट इम्पैक्ट। पूरी दुनिया देख रही थी इस बात को कि फ्रांस ने कितने लंबे संघर्ष के बाद राजाओं से पीछा छुड़ाया, फ्रांस बिकम नेशन स्टेट, रिपब्लिक बन गया। तो वही फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बोला कि हम आपको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे दूसरी कंट्रियों को भी कि वो भी क्या करें, वो भी नेशन स्टेट बने या रिपब्लिक बने। चलो वो आगे देखेंगे कि कितनी हेल्प करी। The revolutionary declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism। जो राजा निरंकुश होते हैं, जो किसी की नहीं सुनते हैं, अपने हिसाब से जनता को हाँकते हैं, वो होता है डेस्पोटिज्म। इससे छुट्टी पाने के लिए, ठीक है, फ्रांस के क्रांतिकारी कर रहे हैं कि हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है, यूरोप की अलग अलग कंट्रियों की। स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग जैकोबिन क्लब, ठीक है, यहाँ क्लब है, ये आप देख लेना, क्लब लिखा हुआ है कि व्हेन दिस न्यूज वाज स्प्रेड ना, जब क्रांतिकारियों का ये मैसेज पूरे फ्रांस में फैल गया कि भैया जो इन्होंने अपने देश में क्रांति करी है, क्रांतिकारियों ने रिपब्लिक बनाया है, राजा से पीछा छुड़ाया है, ये तो हमारी मदद भी कर देंगे। तो अलग अलग कंट्री के जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड क्लास है, जो स्टूडेंट्स हैं, दे स्टैब्लिश व्हाट, जैकोबिन क्लब। फ्रांस के है ना जैकोबिन क्लब, कि ठीक है, तो कहता है कि हम इसको स्टैब्लिश करते हैं, आओ हमारे देश में भी ये हमारी हेल्प करो, ठीक है, ठीक है। French armies which moved into Holland, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद इटली भी गए, इटली गए हैं, स्विट्जरलैंड गए हैं, बेल्जियम गए हैं, होलैंड गए हैं। सिंपल सी बात है। तो हमने सीखा क्या कि फ्रांस में क्रांति हुई, राजा के खिलाफ हुई और राजा से पीछा छुड़ाना था और किस तरफ आना था, रिपब्लिक बनना था, सोवरन बनना था, बन गए, बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन दिस व्हेन दिस न्यूज वाज स्प्रेड, तो अदर कंट्री स्टूडेंट्स एंड मिडिल क्लास वो भी इन्फ्लुएंस हुए कि यार हमारे देश में भी मोनार्की है, हम भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, जैकोबिन क्लब स्टैब्लिश करे, फ्रांस के जो जैकोबिन क्लब है ऑर्गेनाइजेशन, और उन्होंने भी अपने आप को क्या करना कोशिश करी, नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करी। देखें कि किसने कैसे किया, किसको कितनी सफलता मिली। लंबा संघर्ष है, एक दिन में ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है।
तो आपको फ्रांस का इम्पैक्ट समझ में आया क्रांति का। अब हम करेंगे नेपोलियन। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एज नेपोलियनिक कोड, यानी जो नेपोलियन है ना, वट एवर रिफॉर्म ही डिड वी नोन एज नेपोलियनिक कोड और सिविल कोड 1804। पेपर में ऑब्जेक्टिव में आता है, दिमाग में अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में अच्छे से डाल लो, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। मैंने बच्चों को क्या देखा है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, फिर भी स्टोरी वो थोड़ा बहुत बना के लिख देते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, बट जब मल्टीपल चॉइस आते हैं तो फिर गोल। भैया जो आप बड़ा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, मल्टीपल चॉइस उसी में से आएगा। जो बड़े क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेगा तो छोटे क्वेश्चन करने की तो जरूरत ही नहीं है। और आजकल मार्केट में 50 तरह की बुक आती हैं, ये भी पढ़ लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये टेस्ट भी सॉल्व कर लेंगे, और करना आपको कुछ भी नहीं है। सिंपल सी चीज है कि हमें स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तब उसके मल्टीपल चॉइस इतने बन सकते हैं जिसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो बनने दो ना, उसकी क्या दिक्कत है। तो प्लीज मुझे आपको अभी नेपोलियन बोनापार्टा बताना है। उन्होंने जो रिफॉर्म्स करे यूरोप के अंदर वो बताने हैं, और जो उन्होंने रिफॉर्म करे उन्हें हम क्या कहते हैं, या तो सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, नेपोलियन कोड कहते हैं। देखें क्या क्या किया उन्होंने। ठीक है, आप क्या क्या करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, नहीं नहीं पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं आजकल बच्चे, आजकल के कर रहे हैं टेलीग्राम पे हैं, फेसबुक पे हैं, चैट है, पता नहीं क्या क्या है, बट पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर रहे हैं। तो देखें नेपोलियन ने क्या क्या किया। अबॉलिश ऑल प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस होता है राइट्स। अबॉलिश ऑल प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जन्म से किसी को कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। दिस इज ना माय फेवरेट क्या कह सकते हैं स्टेटमेंट, यार जन्म से अधिकार नहीं मिलने चाहिए। इफ यू आर कैपेबल तो आप ले लो, नहीं है तो फिर अपने घर बैठो। ठीक है, लेकिन कई लोगों को थाली में परोस के मिल जाता है ना, तो नेपोलियन ने सबसे अच्छा काम करा कि जन्म से किसी को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, अबॉलिश, खत्म कर दिया। ठीक है, स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये भी बहुत अच्छा है, इसमें भी उसने कुछ गलत नहीं करा। स्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं। तो बताओ उसने कोई गलती कर दी, ये भी बहुत बढ़िया काम कर दिया। सिक्योर द राइट ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी है, आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी आपने बनाई और कोई और छीन ले, राजा छीन ले, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री छीन ले, तब तो इसने क्या करा कि किसी की भी जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसको सिक्योरिटी में रखा कि किसी की ऐसे छीनी नहीं जाएगी, ये भी ठीक है। अबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया कि एक आदमी के पास सारी जमीन है, बाकी सारे बंधुआ मजदूरों की तरह, सर्फ की तरह, किसानों की तरह काम कर रहे हैं। क्यों भाई, ये चीज भी गलत थी, ये भी उसने ठीक कर दी। सब सही कर रहा है, मेरे को तो बढ़िया ही लग रहा है करेक्टर। चलो, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम, ये देखो ये क्या है, सर्फडम, बंधुआ किसान। अगर सिर्फ आप अपनी जमीन पे काम करते हैं तब आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, लेकिन जब आपसे जबरदस्ती, ठीक है, खेती का काम कराया जा रहा है तो उसको कहते हैं सर्फडम। ठीक है, बंधुआ किसान। ठीक है, एंड यहां पर है मैनर, वही बात है कि जब आपसे दूसरे की जमीन पे काम कराया जा रहा है, ठीक है, बिना पैसों के कराया जा रहा है, तो ये हुए बंधुआ किसान। प्लीज, तो इसने क्या करा, फ्यूडल सिस्टम को खत्म कर दिया, और जो किसान है फ्री फ्रॉम सर्फडम, उन्हें ये सर्फडम से और मेमोरियल ड्यू से, जो जमींदारों को वो क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, उससे छुटकारा दिलवा दिया। बढ़िया है। इन द टाउन ऑफ द गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस तो आपको पता है, पाबंदियां, किसी को रोक देना। अभी गिल्ड क्या है, जब तक आप उसको नहीं समझोगे तो रिस्ट्रिक्शंस का क्या फायदा। से गिल्ड क्या होता है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, दोज आर स्किल्ड इन अ पर्टिकुलर वर्क, एक ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक काम में माहिर होते हैं, उसे कहते हैं गिल्ड। एक जैसा काम बहुत परफेक्टली कर सकते हैं, मटके बना रहे हैं तो उनसे जैसा बहुत ही बढ़िया बना रहे हैं, चद्दरों का काम है तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पेंटिंग का काम है तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो एक जैसी कलाकारी वो कर रहे होते हैं, एक काम होता है उनका पर्टिकुलर, उसे कहते हैं गिल्ड। तो क्या करा, इन टाउन गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, जो व्यापारियों के ऊपर, आप व्यापारी समझ लो, जो गिल्ड्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे, राजाओं की पाबंदियां थी, उनको हटा दिया। क्यों, ताकि वो क्या कर सके, स्मूथली अपना व्यापार कर सकें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, इकोनॉमिकल पर्पज से ये भी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप देखो, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज इम्प्रूव्ड, ये तो भैया प्रेजेंट में भी है।
अगर आपको अपने देश की इकोनॉमी को सुधारना है तो कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसपोर्ट को अच्छा करना पड़ेगा। टूटी फूटी सड़कें हैं, जो चीज 10 मिनट में जा सकती थी और 2 घंटे में जाए, जाम लगा हुआ है तब। तो गवर्नमेंट इकोनॉमिकली और बेहतर करने के लिए क्या करती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेटर करती है, चाहे वो रोडवेज हैं, चाहे वाटरवेज हैं या एयरवेज हैं। इन दैट टाइम पीरियड नेपोलियन ने पूरी कोशिश करी कि ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, कम्युनिकेशन, ठीक है, कि जो कम्युनिकेशन करना है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए मैसेज देना है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाए। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको भूलना चाहिए। और अगर आप इस तरीके से नेपोलियन को पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतरीन करेक्टर वो लगेंगे। वो चीज हटा दो कि वो डेमोक्रेसी को जैसे ही सत्ता में है तो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको नहीं पसंद था, उसे साइड कर लेते हैं। किसी में कोई नेगेटिव चीज भी होती है, पॉजिटिव भी होता है। फिलहाल हमें यहाँ पर पढ़ना है कि जो ये नेपोलियन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिफॉर्म्स अपनी टेरिटरी में क्या करा, इंट्रोड्यूस करा, जिसे हम क्या कहते हैं, सिविल कोड 1804। या तो सिविल कोड आ जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिविल कोड, और या कह देते राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेपोलियनिक कोड। तो नेपोलियनिक कोड आ जाए तब भी वही बात है, और सिविल कोड आ जाए तब भी वही बात है। 1804 में किया, क्या क्या करा, अबॉलिश प्रिविलेजेस बाय बर्थ, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी राइट, abolish feudal system, free agriculturist from serfdom, guild restrictions removed, transport and communication improved। इतने सारे अगर रिफॉर्म किए जाएंगे तो आसपास में जो लोग होंगे वो उससे प्रभावित होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। दैट टाइम पीरियड जो बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, दे वर फील सो रिलैक्स्ड। अभी जो गुड्स का मूवमेंट है वो और बेहतर हो गया, कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट और अच्छा हो गया, तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट घटा या बढ़ा? अगर ये सारे सुधार होंगे, बाकी को छोड़ दो, ट्रांसपोर्ट अगर सुधरेगा और कम्युनिकेशन सुधरेगा तो आप इस बात को सोचो कि इकोनॉमिकल आपका देश घटा या बढ़ा, तो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा, निश्चित होगा। ठीक है, अब देखो रिजल्ट क्या आएगा, नेपोलियन ने जो सुधार करे उसका क्या रिजल्ट आएगा। Businessmen began to realize that the uniform law, standardized weight and measures, and the common national currency would facilitate the movement and exchange of goods, capital from one region to another. It means most of the businessmen that time period, ठीक है, they realize कि these reforms perfectly impose on countries, और इससे क्या हुआ कि goods ट्रेवल वन प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली, यानी व्यापार में जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर जानी है वो अच्छे से जा पा रही हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रहा है। यानी व्यापारियों ने इस चीज को माना कि जो नेपोलियन ने सुधार किए हैं उनसे फायदा हुआ है। चलो अच्छी बात है, हुआ है। रिएक्शंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। अब आप समझो, नेपोलियन ने सुधार किए, जब वो सत्ता में आए 1804 में सुधार करे, नेपोलियनिक कोड कहते हैं, सिविल कोड कहते हैं, ये नेपोलियन है, ये बात आपको समझ में आ गई। लेकिन हमें ये जानना है बेटा, मैंने अभी भी आपको ये बोला कि जब कोई कुछ भी करता है, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, या कोई रेवोल्यूशन हो गया है, या कोई डेमोन्स्ट्रेशन है, या कोई स्पीच है, कुछ भी, हर चीज के रिएक्शन होते हैं, इम्पैक्ट होता है, अच्छा आता है या बुरा आता है। अभी ये जो यूरोप के लोग हैं ना, यूरोप की जो पॉपुलेशन है, द रिएक्शंस अबाउट दिस रिफॉर्म्स लिटिल बिट मिक्स। आधे लोग कह रहे हैं कि नेपोलियन ने जो करा बहुत बढ़िया करा, और आधे थोड़ा सा नेगेटिव बोल रहे हैं। तो क्यों बोल रहे हैं, हमें वो चेक कर लेना है। देखें, इनिशियली, ठीक है, इन इनिशियली स्टेज मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है, वेलकम वॉट नेपोलियन एंड हिज आर्मी एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी। यानी शुरू शुरू में जो देश हैं, जो टेरिटरीज हैं यूरोप की, उन्होंने नेपोलियन को स्वागत करा कि भैया हमारे देश में भी आ जाओ, हमारे देश में भी लिबर्टी लेकर आ जाओ, जब आपने अपने देश में इतना सुधार कर दिया तो, अपनी जीती हुई टेरिटरीज में इतना अच्छा कर दिया तो। ठीक है, तो इन इनिशियली स्टेज व्हेन पीपल सी दिस रिफॉर्म्स, तो दे वेलकम नेपोलियन आर्मी एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, कि भाई उनका स्वागत किया कि भाई हमारे देश में भी हमारा उद्धार कर दो। देखें कैसा उद्धार हो गया। इनिशियली इन मेनी प्लेसेस, होलैंड है, स्विट्जरलैंड है, और कुछ सिटी है, ब्रूसेल है, बेल्जियम का कैपिटल है, मेज है, मिलान है, और वर्सो है।
ठीक है। तो प्लीज, होलैंड और स्विट्जरलैंड कंट्री है और कुछ सिटीज हैं, ब्रूसेल है, मेज है, मिलान है और वर्सो है। तो दीज आर द सिटीज एंड सम कंट्री एग्जाम्पल, दोज वर वेलकम नेपोलियन आर्मीज एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता के रूप में कि भैया आओ हमारा भी उद्धार कर दो। देखें कितना उद्धार किया भैया। सबका ये सीधा सा नियम होता है, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और। ठीक है, देखो, पॉलिटिकल फ्रीडम जीरो, पॉलिटिकल फ्रीडम जीरो, यानी कि जहां जहां ये नेपोलियन की आर्मी गई वहां पर उन्होंने उल्टा ही कर दिया, वहां के लोगों का पॉलिटिकल फ्रीडम छीन लिया। ओहो, अब आपको मैं बोलूं हिस्ट्री पढ़ानी है और पढ़ाकर कुछ और ही चले जाऊं, पढ़ाई तो छोड़ो कुछ और ही बकवास करके चले जाएं, तो ये तो उल्टा हो गया ना कि आप इनिशियली स्टेज में यू ऑल आर कनेक्ट विद मी, अरे मैम पढ़ाने वाली है, और पढ़ाया है नहीं मैंने आपको, मैं आपको कविता सुना के चली जाऊं, कोई गाना गा के चली जाऊं, फिर क्या होगा? फिर तो फिर बाद में आपकी रिएक्शन, अरे बड़ी खराब मैडम थी, पता नहीं क्या बकवास करके चली गई। तो सेम एज इट इज हमें यहाँ पर बात को समझना है कि इनिशियली स्टेज में जो नेपोलियन ने रिफॉर्म्स करे, लोगों को पसंद आए, उन्होंने वेलकम किया नेपोलियन के आर्मीज को कि हमारे देश में भी आओ, हमारे लिए भी उद्धार करो। बट दिया क्या उन आर्मीज ने? पॉलिटिकल फ्रीडम जीरो। उन जहां जहां नेपोलियन की आर्मी गई वहां वहां उन्होंने लोगों की फ्रीडम को छीन लिया। कैसे छीन लिया, ये बात को आप समझो। इंक्रीज टैक्सेस, ये देखो, increased taxation, censorship, forced conscriptions into the French army required the conquer the rest Europe। भैया नेपोलियन का आपने पहले भी पढ़ा होगा कि उसका माइंड बिल्कुल सेट था कि जितना ज्यादा टेरिटरीज को हम छीन सकते हैं छीन लें, जीत लें और फ्रांस को और बड़ा बना दें। उसे पूरे लगभग यूरोप को जीतना था, लगभग क्या पूरे यूरोप को जीतना था, ये उसका एजेंडा था। समझ में आ गया? तो लोगों को समझ में आ गया ये कोई आजादी वदादी नहीं दिलाने वाला कोई सुधारक नहीं है भैया, इसने तुम्हारी पॉलिटिकल फ्रीडम छीन ली। सेंसरशिप समझते हैं, गवर्नमेंट पे सेंसरशिप लगा देती है कि लोग कोई कुछ बोल ही नहीं सकते, वट एवर दे वॉन्ट दे डू इट, वो काम कर सकते हैं, लेकिन लोग कुछ नहीं बोल सकते, मीडिया कुछ नहीं बोल सकती, न्यूज़पेपर प्रिंट में कुछ नहीं बोला जा सकता। अरे टैक्स इतने ज्यादा बढ़ा दिए लोगों के ऊपर, ठीक है। तो जब सेंसरशिप लगा दी जाए, बोल ही नहीं सकते सरकार के खिलाफ, टैक्स को बढ़ा दिया जाए कि इतना तो आमदनी नहीं है जितना देना पड़ जाए सरकार को, तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? तो प्लीज, दीज वर द मिक्स रिएक्शंस ऑफ पीपल। आधे इनिशियली स्टेज में वही लोग हैं, बड़ी तारीफ कर रहे हैं, स्विट्जरलैंड, होलैंड, मिलान, मेज, ब्रूसेल, वर्षा, आओ जी आओ हमारे को लिबर्टी दो। फिर उसने क्या किया? उसने दे दिया प्रसाद, ठीक है। क्या किया? सेंसरशिप लगा दिया, इंक्रीज टैक्सेशन, बहुत ज्यादा टैक्स लगाए। तो दीज आर द स्टेप, जब ऐसे स्टेप लिए जाएंगे तो लोगों को घुटन महसूस होगी कि भैया लिबर्टी क्या दिलाएगा, इसने तो हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम भी छीन ली। ठीक है, तो ये लोगों के क्या हैं? रिएक्शंस हैं आफ्टर रिफॉर्म which were did by Napoleon Bonaparte, which were be known as Napoleonic Code and Civil Code। आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था यार, ज्यादा टेंशन मत लिया करो कि नेपोलियन है। आप अपने आप को सोचो कि आप नेपोलियन है, ठीक है। आप गद्दी पे बैठे, फ्रांस की आसपास की टेरिटरीज को भी जीता, आपने कुछ सुधार किए। क्या सुधार करे? आपने फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ कर दिया, प्रिविलेजेस बाय बर्थ खत्म कर दिए, कस्टम ड्यूटीज जो बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको खत्म कर दिया, सर्वडम से किसानों को मुक्त कर दिया, बेचारे बंधुआ किसान थे। दीज रिफॉर्म्स आर ना, मतलब ट्रिमेंडस, रिमार्केबल, याद करने वाली बात है कि इतना सुधार किया और उनके मरने के बाद भी यूरोप की कंट्रीज ने ये फॉलो किया। तो यहाँ आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ये नेगेटिविटी नहीं है। बट उनका अपना एजेंडा था, उन्हें बहुत ज्यादा पावरफुल बनना था, उन्हें आसपास की टेरिटरीज को जीतना था, तो वो चीज गलत है। तो लोगों के रिएक्शन मिक्स्ड है कि जो उन्होंने शुरू में रिफॉर्म्स करे तो वो वैसा ही अपने ही टेरिटरीज में चाहते थे, तो एज अ हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी वेलकम करा, चाहे वो होलैंड है या फिर वो स्विट्जरलैंड है। लेकिन बाद में क्या हुआ? स्लोली डिफरेंट कंट्रीज ऑफ यूरोपियन पीपल रियलाइज कि भैया इसने तो हमारी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है बिल्कुल छीन ली, सेंसरशिप लगा दिया, टैक्स इतने बढ़ा दिए। तो उसके बाद उन्होंने कहा, हाथ जोड़ लिया कि भैया जा, हम अपने आप देख लेंगे। तो देखें आगे क्या हुआ, ठीक है, लेट्स सी।
अभी हमें क्या क्या क्लियर हो गया? हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो रेवोल्यूशनरीज हैं उन्होंने क्या स्टेप लिए फ्रांस के लोगों के लिए, उन्हें उनमें कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लाने के लिए, उनमें एकता की भावना को लाने के लिए क्या किया, वो हमने क्लियर कर लिया। और नेपोलियन बोनापार्टा जब फ्रांस की गद्दी पर आए तो उन्होंने क्या करा, वो हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत हुई आपको इतना? तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट यूनिट है वो बिल्कुल अच्छे से खत्म हो गई है। 6 यूनिट हैं इसके अंदर और मैं आपको वन बाय वन सारी समझा दूंगी। आपको सिर्फ चेन में याद करना है। अभी यूरोप में सबसे पहले हमने कहाँ घूम लिया, फ्रांस में। फ्रांस के रेवोल्यूशनरीज को चेक कर लिया, नेपोलियन बोनापार्टा को पढ़ लिया। आगे अब हम सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे। तब तक सारे बच्चे खुश रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो और टेंशन लेने वाली बात तो कोई नहीं है।